वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। मैं हूं अनूप और आज हम स्टार्ट करने वाले एक नई यूनिट थर्मोडायनेमिक्स। तो जो थर्मोडायनेमिक्स वर्ड वो एक ग्रीक भाषा से इसको लिया गया है। इसमें दो वर्ड से मिलके बना है, थर्मो और डायनेमिक्स। तो बेसिकली थर्मो का मीनिंग होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं साइंस ऑफ एनर्जी। कि थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस ऑफ एनर्जी। तो मैंने आपको बताया अभी कि थर्मो, इसका मीनिंग मैंने बताया कि ये क्या होता है, हीट। और डायनेमिक्स जो वर्ड है इसका मतलब हो गया अपने पास पावर। तो इसीलिए जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस ऑफ एनर्जी। अब बेसिकली जब थर्मोडायनेमिक्स को हम देखते हैं तो ये एक रिलेशन, जो इंटर रिलेशन हमें प्रोवाइड करती है हीट और दूसरी फॉर्म ऑफ जो एनर्जी है उनके बीच में। तो मैं यहाँ पे ये भी बता सकता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या प्रोवाइड करती है? इंटर रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये मैं बता रही हुई किसके बारे में? इंटर रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब इस चीज के ऊपर ध्यान दें तो देखिए, लास्ट जो यूनिट अपनी आती है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उस पार्ट में हम पढ़ के आते हैं कि जो एनर्जी होती है उसको जब हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो वो सिर्फ पॉसिबल हो पाता है किसके कारण? एनर्जी जो उनमें टेम्परेचर का डिफरेंस है उसके कारण। तो वो जो एनर्जी का फ्लो है उसी को हम क्या बोलते हैं? हीट। ठीक है। मैंने आपको बताया कि एक बॉडी से यदि दूसरी बॉडी के ऊपर हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम किसके कारण कर पा रहे हैं? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। तो वो टेम्परेचर डिफरेंस ही हमें एक क्वांटिटी के बारे में बताता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? हीट। जैसे अभी मान लो एक और एग्जांपल हम देखें कि मैं बोल रहा हूं कि मैंने अपने दोनों हाथों को रब किया। तो रब मैं करता हूं तो हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद दोनों जो हाथ हैं वो गर्म होने लग जाते हैं। इसका मतलब जो भी मैकेनिकल वर्क मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, मैकेनिकल वर्क इन मूविंग द हैंड्स टुगेदर, वही चीज कन्वर्ट हो जाती है किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। तो बेसिकली अब जब 19th सेंचुरी के अराउंड पहुंचते पहुंचते जो साइंटिस्ट थे जेम्स जूल, उन्होंने बताया कि हम यदि कोई भी काम करते हैं, कोई भी मैकेनिकल वर्क, जब वो सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, यदि अमाउंट जो वर्क डन अपना क्या है, सेम है, तो इसी के थ्रू जब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम डीपली इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये एक प्रकार की हम स्टडी करते हैं हीट, टेम्परेचर और इसके अलावा हम इंटरनल एनर्जी, इन सब पैरामीटर्स की बात करते हैं। अब इसके बाद हम इसको इंटर रिलेट कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के साथ भी। तो थर्मोडायनेमिक्स जो ब्रांच है वो एक बल्क सिस्टम के साथ डील करती है, इसको मैक्रोस्कोपिक साइंस भी बोल देते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होती है, जिसमें हम डिफरेंट जो वेलोसिटीज ऑफ गैसेस को रीड करते हैं, वो उनकी माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें हम एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म के अंदर सिस्टम को रीड करने का काम करते हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट अपने पास आता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर और कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका? मैकेनिकल वर्क का हीट की फॉर्म में, या वाइस वर्सा, हीट को हम मैकेनिकल के अंदर भी लेके जा सकते हैं। इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट अपने पास थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बताया मैक्रोस्कोपिक साइंस है। मैक्रोस्कोपिक साइंस का मतलब हो गया अपने पास ये डील करती है एक प्रकार से बिगर सिस्टम के साथ में। तो हम एक डील कर रहे हैं बल्क सिस्टम, बिगर सिस्टम के साथ में। जबकि दूसरी तरफ जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो डील करती है मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स, या हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ गैसेस, डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ गैसेस, हम इनके साथ इसके अंदर डील करते हैं। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है इसको समझने का काम करते हैं। तो सिस्टम, जैसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जब बात की जाती है तो हम किसी भी कन्फाइंड बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं,
उसी के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनको ऑब्जर्व करने का काम हम करेंगे। तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब एक कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि कन्फाइंड है एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर, सच दैट द फाइनाइट वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, कि वहां पर जो भी पैरामीटर है, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे टेम्परेचर, वो क्या है एक फाइनाइट वैल्यू के साथ में है, उनमें जो भी चेंजेस आएगा हम उनको रीड करने का काम करेंगे। नेक्स्ट, सराउंडिंग। अब सराउंडिंग क्या होती है, जैसे मैंने बताया कि भाई मान लो ये कोई भी सिस्टम है मेरे साथ, तो सिस्टम के सराउंडिंग में ये जो भी एरिया फ्री स्पेस हमें दिखाई देता है वही क्या हो जाती है, सराउंडिंग। तो बेसिकली हमें सिस्टम और सराउंडिंग की नॉलेज जरूरत है, क्योंकि जब हम आगे इसमें देखेंगे कि सिस्टम जो होते हैं 3 प्रकार से हम पढ़ेंगे, ठीक है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो उनमें कुछ ट्रांसफर होता है एनर्जी का, इसीलिए हमें सराउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए कि सराउंडिंग क्या है, कोई भी आउटर स्पेस, किसी भी सिस्टम को जहाँ पे हम रीड कर रहे हैं उसके सराउंडिंग जो भी एरिया है, ठीक है, जिसके अंदर एनर्जी या मैटर का ट्रांसफर पॉसिबल हो सकता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सराउंडिंग। तो बेसिकली सराउंडिंग में मैंने लिखा कि एवरीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम विद विच एनर्जी और मैटर कैन बी एक्सचेंज। अब यहाँ पे जो 2 वर्ड्स हमने देखे, हम जो ट्रांसफर चेंज करेंगे, एक्सचेंज, वो किन चीजों का होना है, तो 2 वर्ड्स आपने ध्यान रखने, एनर्जी का और मैटर का, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल ही अपने पास किसका है, एनर्जी और मैटर, ठीक है। एनर्जी हम ट्रांसफर कर पाते हैं एक से दूसरे के ऊपर, वो किसके कारण है, उनमें डिफरेंस हो, चाहे वो टेम्परेचर का डिफरेंस हो, चाहे वो सम अदर फॉर्म, जैसे पोटेंशियल के अंदर हम एक लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, इस प्रकार से जो पैरामीटर्स में बदलाव है, ठीक है ना, उसी के कारण, या करंट को हम रीड करते हैं कि वोल्टेज, तो उसमें हम बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो सेम ये एनर्जी किसी भी रूप के अंदर ट्रांसफर करने के लिए हमें डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो मैंने बताया सिस्टम जो होता है वो 3 प्रकार से अपने पास है, एक हमने बताया ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम और एक अपने पास आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम है जो एक प्रकार से डायरेक्टली रिलेट करता है किसके साथ में, सराउंडिंग के साथ में। जैसे ओपन सिस्टम में मैंने बताया कि भाई एक्सचेंज वहां पे हो सकता है एनर्जी का भी, एनर्जी और मैटर का विद सराउंडिंग, इसका मतलब इजीली वहां पे एक्सचेंज होगा, उस सिस्टम को हम क्या नाम दे देते हैं, ओपन सिस्टम। सेकेंडली क्लोज सिस्टम है, तो क्लोज सिस्टम के अंदर हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज एनर्जी का कर सकते हैं, मैटर का हम नहीं कर सकते हैं। ये आपने इनको अच्छे से पढ़ते चलना है। उसके बाद लास्ट जो फैक्टर अपने पास है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड का मीनिंग होता है एक ऐसा सिस्टम जिसको हमने कट ऑफ कर दिया है सराउंडिंग से, ठीक है। तो अभी 2 चीजें मैंने बताया, एनर्जी को हम चेंज कर सकते थे और मैटर को, तो अभी इसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे हम दोनों चीज को ही एक्सचेंज नहीं कर सकते, उस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब हमने कट ऑफ कर लिया है सिस्टम को उसके सराउंडिंग इफेक्ट से। नेक्स्ट अपने पास आते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्यों हमारे लिए जरूरी हैं, तो कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम रीड करते हैं तो उसमें मैंने स्टार्टिंग बताया कुछ बेसिक पैरामीटर जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, ये बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने का काम करते हैं। अब इन पैरामीटर्स के अंदर से हम उनको 2 कैटेगरी के अंदर बांटते हैं, जैसे एक इंटेंसिव पैरामीटर होते हैं, एक अपने पास एक्सटेंसिव पैरामीटर्स। तो जो वेरिएबल्स जो हमें जरूरत जिनकी पड़ती है ताकि हम स्पेसिफाई कर सकें थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट, उसके बारे में हम जानकारी दे सकें, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एटसेट्रा। अब इंटेंसिव पैरामीटर का मतलब ऐसे पैरामीटर होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं साइज ऑफ सिस्टम के ऊपर, ठीक है, वो जो भी साइज है सिस्टम का उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, उन पैरामीटर्स को हम क्या बोल देते हैं, इंटेंसिव पैरामीटर्स। तो उनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है अपने पास, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब बेसिकली इसके अंदर से जैसे आप टेम्परेचर, प्रेशर, ये कुछ फैमिलियर टर्म्स हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप थर्मल प्रॉपर्टी में पढ़ के भी आते हैं और यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट अपने पास वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये क्या होती है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम दें किसी भी सब्सटेंस को जिसका यूनिट मास हो, और उसके हम यूनिट डिग्री से टेम्परेचर को रेज करें, ठीक है, उसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक हीट एनर्जी रिक्वायर्ड।
नेक्स्ट जो एक्सटेंसिव पैरामीटर होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, साइज या फिर मास ऑफ द सिस्टम के ऊपर। उन पैरामीटर्स को हम क्या कह देते हैं, एक्सटेंसिव पैरामीटर्स। तो एक्सटेंसिव पैरामीटर के अंदर जैसे वॉल्यूम आ गया अपने पास, एनर्जी है और एंट्रोपी है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो कि एक्सटेंसिव पैरामीटर्स कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें आगे, तो ये अपने पास आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल मींस हीट, ठीक है। हीट किससे रिलेट करेंगे हम, टेम्परेचर से। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक प्रकार से कांस्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे बताने वाले हैं भाई थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर एक प्रकार से कांस्टेंट हो, या हीट एनर्जी जो है मतलब वो क्या होगी इस चीज की, कांस्टेंट। तो इसमें देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि ऐसा सिस्टम जो किसके ऊपर हो, सेम टेम्परेचर के ऊपर। तो जैसे मैंने यहाँ पे दो छोटे छोटे डायग्राम्स अपने यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। जो एडियाबैटिक वाल दो मैंने यहाँ पे डिनोट करने काम किया है। तो इसमें देखिए एडियाबैटिक वाल का मतलब क्या होता है, और कंडक्टिंग वाल हम इसको बोल सकते हैं, या इसको हम डायथर्मिक भी बोल देते हैं। डायथर्मिक वाल। तो नेक्स्ट जो एडियाबैटिक वाल अपने पास आती है, एडियाबैटिक वाल का मीनिंग होता है अपने पास कि एक ऐसी वाल जो एनर्जी जो अपनी है उस हीट एनर्जी को ट्रांसफर ना होने दे, ठीक है ना। एक प्रकार से ये आइसोलेट करके रखती है, ना तो हम सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी को ऐड कर सकते हैं, ना ही वहां से हम रिमूव कर सकते हैं। तो वो एडियाबैटिक वाल का यही काम होता है। दूसरी तरफ कंडक्टिंग या डायथर्मिक, इसका मतलब ये परमिट करती है एक्सचेंज। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सचेंज है वो पॉसिबल है, इधर से इधर भी और यहाँ से यहाँ पे भी। तो मैंने दो सिस्टम्स ए और बी लिए। एडियाबैटिक वाल इसका मतलब डू नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं डू नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। अब दूसरी तरफ कंडक्टिंग वाल या डायथर्मिक वाल, तो एरो से समझ सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ये परमिट करती है, ठीक है ना, अलाउ करती है, या फिर हम कह सकते हैं परमिट हीट टू ट्रांसफर। अब तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो थर्मल इक्विलिब्रियम है एक कंडीशन है जो डील करती किसके साथ में, कि कोई भी सिस्टम यदि थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है तो इसका मीनिंग है दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम। जैसे मैंने यहाँ पे ए और बी दो डिफरेंट डिफरेंट थे, दोनों के बीच में एक एडियाबैटिक वाल लगाई और एक बार मैंने कंडक्टिंग वाल। तो ये एक्सचेंज करता है भले शक। अब यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, तो इसका मीनिंग आप ये भी समझ सकते हो, जब टेम्परेचर ही सेम हो गया तो वहां पे हीट एनर्जी दोनों तरफ क्या है, सेम अमाउंट में है, तो एक्सचेंज वहां पर नहीं हो सकता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम हमें यही बता रहा है कि जब टेम्परेचर सेम है तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है नो मोर फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। अभी आप इसको अच्छे से समझ पाए। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि मींस द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स डू नॉट चेंज विद टाइम, कि जो मैक्रोस्कोपिक, चाहे वो प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, टेम्परेचर हो, ये जो पैरामीटर्स होते हैं मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स बोले जाते हैं, वो चेंज नहीं करेंगे इन पैरामीटर्स के अंदर टाइम के साथ में। तो ये कंडीशन थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए है अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके बाद आगे। तो थर्मोडायनेमिक जो इक्विलिब्रियम होता है, इस प्रोसेस के अंदर हम इक्विलिब्रियम को तीन प्रकार से डिफाइन करते हैं। किसी भी सिस्टम के अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो तीन प्रकार से हो सकता है। तो उसमें मैंने सबसे पहले देखें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है अपने पास, एक केमिकल इक्विलिब्रियम है अपने पास, और एक अपने पास थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई भी अनबैलेंस फोर्स उस सिस्टम के अंदर इंटीरियर और सराउंडिंग के बीच में, जो सिस्टम सराउंडिंग के बीच में हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो लगे सिस्टम के ऊपर वो नहीं होना चाहिए, अनबैलेंस फोर्स अपने पास नहीं होना चाहिए। तो जब इस प्रकार से सिस्टम के ऊपर फोर्स ही नहीं लगेगा बाहर से, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ये सिस्टम किसके अंदर है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जैसे पिस्टन को हम यहाँ पे रीड करते हैं, वर्क डन हम निकालेंगे आगे। तो पिस्टन जो होता है वो अपनी जगह के ऊपर ही रहे एक प्रकार से, ठीक है, वो उसमें मूवमेंट ना हो, या हम कह दें कि जो चेंजमेंट अपने पास डी डब्ल्यू पी डॉट डी वी के बराबर अपने पास आएगा,
ठीक है, तो वो जो डीवी चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा तो वर्क डन भी क्या होगा वहां पे जीरो, और वर्क डन तभी हो सकता है जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगे। तो बेसिकली मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन अपने पास हो गई है कि हमारे पास कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो हम बोल देंगे सिस्टम किसके अंदर है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है। सेकंड, उसके बाद थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जितने भी सिस्टम सराउंडिंग है वो सेम टेम्परेचर के ऊपर यदि हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम बेसिकली एक कंडीशन हो गई है, ठीक है, जो अभी लास्ट हमने पढ़ा था थर्मल इक्विलिब्रियम सेम उसी के ऊपर, कि जब दोनों तरफ का टेम्परेचर ही सेम हो गया तो उस केस में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है, चाहे भले से उनके बीच में कंडक्टिंग वाल हो, ठीक है ना। तो एडियाबैटिक है तो इंसुलेट हो जाता है, या कंडक्टिंग वाल भी होगी, टेम्परेचर सेम है तो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। लास्ट अपने पास केमिकल इक्विलिब्रियम आता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है कि हम कोई भी स्पॉन्टेनियस चेंज सिस्टम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर नहीं देखते हैं, ठीक है। यदि ऐसा होता है तो हम बोलेंगे सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम। बेसिकली कोई स्पॉन्टेनियस चेंज मतलब तेजी से एक प्रकार से कोई भी रिएक्शन होती है तो वैसा इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये सिस्टम किसके अंदर है, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है। अब उसके बाद अपने पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है, इसकी जो डिस्कवरी थी आर.एच. फोलर के द्वारा 1931 के अराउंड की गई, और उन्होंने इसके अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो टेम्परेचर के साथ डील करता है उसके बारे में बताया। अब इसमें एक रोचक जानकारी अपने पास आती है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि टेम्परेचर के साथ डील करता है, इसकी जो डिस्कवरी थी वो बहुत ही बाद में की गई है, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के भी बहुत बाद में, ठीक है। तो इसमें क्योंकि ये उनको एक प्रकार से फेलियर ही समझ लीजिए आप, कि बहुत दिनों बाद उनको ये समझ में आया कि भाई ये कंडीशन तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से भी प्रीवियस होनी चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने इसको नाम दिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये किसके साथ डील करती है, तो ये डील करती है किसके साथ में, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पे किसके साथ में डील कर रही है, टेम्परेचर के साथ में। अब इस पार्ट को समझने का काम करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो उन्होंने जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैंने कोई तीन सिस्टम यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है, ए बी और सी, ये कोई तीन सिस्टम है। इनके बीच में हमने क्या किया, ए और बी सिस्टम को मैंने एडियाबैटिक वाल से कनेक्ट कर दिया है। पहले इसको समझते हैं, ठीक है। तो एडियाबैटिक वाल इसका मतलब है हीट यहां से ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। दूसरी तरफ जो हमने ए सिस्टम का कनेक्शन सी के साथ में भी है, बी का भी सी के साथ में, दोनों के बीच में कंडक्टिंग या डायथर्मल वाल है, ठीक है। इसका मीनिंग यही है कि भाई यहां से एक्सचेंज किया जा सकता है एनर्जी का, बी से सी की तरफ भी आ सकती है एनर्जी, सी से बी की तरफ भी, सिमिलर यहां पे भी हो सकता है, ठीक है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि कोई भी दो सिस्टम, जैसे यहाँ पे हमने ए सिस्टम बी सिस्टम लिया, ये कोई भी दोनों सिस्टम यदि सी के साथ में सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि ए सी के साथ थर्मल में है और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बोली जाती है कि यदि दोनों, ठीक है ना, ए और बी सी के साथ में सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों भी एक दूसरे के साथ किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर। इसी को हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो बेसिकली किसके साथ डील कर रहा है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर के साथ में डील कर रहा है, ठीक है, कि भाई ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है टेम्परेचर वो हर तरफ क्या हो गया, सेम। तो इसका मतलब है कि कोई एनर्जी वहां पर ट्रांसफर नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो ये अपना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास आता है कि हीट। अब हीट जैसे मैंने एग्जांपल से बताया कि भाई कोई भी मैकेनिकल वर्क मैं दोनों हाथों को रब करता हूं, तो इसमें जो मैकेनिकल वर्क मैंने किया तो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद हाथ जो गर्म होने लग गए हैं, ठीक है। तो जो मैकेनिकल वर्क होता है बेसिकली वही किसी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है अपना हीट की फॉर्म में, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स में यही चीज हीट को हम मैकेनिकल में भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये अब हीट को हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा हीट एक मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, किसके द्वारा, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, कि जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो हीट को मेजर कर रहा है एक प्रकार से, ठीक है, बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। अब इसमें साइन कन्वेंशन अपने इंपॉर्टेंट रहेंगी।
ये आपने बारी बारी इनको ध्यान रखते चलना है कि भाई इनके साइन कन्वेंशंस क्या है, कि किसका साइन पॉजिटिव लिया जाएगा, किसका साइन नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि ये चेंजेस आपको अच्छे से समझने हैं। यदि कोई भी सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब है सिस्टम को यदि हम हीट दे रहे हैं, एक प्रकार से एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो आप ये भी समझ सकते हो कि किसी भी सिस्टम का यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहां पर हम लिख सकते हैं हीट क्या होगी, पॉजिटिव। दूसरी तरफ हीट रिलीज बाय सिस्टम है, तो उस केस में हम लिखेंगे इसको नेगेटिव साइन के साथ। इसका मतलब कोई भी सिस्टम, जैसे मान लो कि मैंने ये यहाँ पे कुछ एक सिस्टम ले लिया है, ठीक है, इसके पास जो भी हीट थी, यदि ये सराउंडिंग के अंदर इस प्रकार से इसकी एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, तो यदि ये लॉस यहाँ पे कर रहा है, लॉस ऑफ हीट, ठीक है, तो लॉस यदि इसका होगा हीट एनर्जी का, तो उसमें हम लिखेंगे हीट रिलीज हो रही है इसमें सिस्टम के द्वारा, तो उसका साइन क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। जबकि दूसरी तरफ हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम है, तो इसका मतलब यही है कि भाई ये कोई भी सिस्टम है, ठीक है ना, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं, कि मान लो हम इसको कहीं से भी, ये सिस्टम है, इसको हम हीट देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये हीट को गेन करता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गेन ऑफ एनर्जी। यदि एनर्जी का गेन होगा, इसका एनर्जी गेन यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में मापा जा रहा है, टेम्परेचर के रूप में, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रहेगा वो किसके अंदर लिया जाएगा, साइन पॉजिटिव इसका लिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हीट और वर्क, क्योंकि अपने पास एनर्जी है हीट की फॉर्म में, तो हमने पढ़ा होता है भाई एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क, तो एनर्जी को ही तो हम बदलते हैं वर्क की फॉर्म में, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हीट और वर्क दोनों और मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विच रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, कि इसमें इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की है उसमें बदलाव देखा जाता है। तो ये जो फैक्टर है अपने पास इंटरनल एनर्जी, ये अपना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे हम प्रेशर कुकर के अंदर भी कोई भी चीज़ हम गर्म करते हैं, ठीक है, हम सब्जी बना रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वो एक सिस्टम हो गया और उसको हमने कन्फाइंड कर रखा है। ठीक, उस केस में हमने क्या कर दिया, प्रेशर कुकर एक सील्ड है, ठीक है, उसको हम बाहर से हीट एनर्जी देते हैं, तो उसमें जो भी सब्सटेंस डाला गया है, तो हम देखेंगे उसकी एनर्जी जो है बढ़ने लग जाती है। वो एनर्जी जो बढ़ रही है उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर बदलाव है, क्योंकि हीट लगातार उस सिस्टम को दी जा रही है। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम के द्वारा एनर्जी पजेस है। ठीक है, कोई भी सिस्टम हो उसके द्वारा एनर्जी पजेस होती है, जिसको हम मोलिकुलर मोशन या मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के रूप में लेके जा सकते हैं, कि भाई जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हो उनके द्वारा इंटरनल एनर्जी बन सकती है, या फिर उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो टोटल एनर्जी होगी इंटरनल एनर्जी, वो हम काइनेटिक जो मोशन होगा तो बेसिकली काइनेटिक फॉर्म के अंदर, और कॉन्फ़िगरेशन है तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई टोटल इंटरनल एनर्जी काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल का सम रहेगी अपने पास। ठीक है, अब इसमें भी इंटरनल एनर्जी जो है अपने पास वो एक स्टेट वेरिएबल है, तो स्टेट वेरिएबल का मतलब यही है कि वो उसकी कंडीशन को दिखाने का काम कर रहा है। ठीक है, कि भाई ये इस सिस्टम की स्टेट क्या है इस टाइम के ऊपर, जब उसकी एनर्जी टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और टेम्परेचर कम है तो इंटरनल एनर्जी भी लो होगी, या हम जो पार्टिकल्स हैं उनके मोशन से भी इस चीज़ को समझने का काम कर सकते हैं। रैंडम मोशन होगा तो बेसिकली हीट एनर्जी जो है वो उसमें लो ही मिलेगी अपने को, और हम उसको हीट प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, और पार्टिकल्स किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर यदि मूव करते हैं तो उस केस में हम देखते हैं कि भाई इनमें एनर्जी जो होती है फ्लो वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इंटरनल एनर्जी को एक स्टेट वेरिएबल बोल दिया जाता है। अब इसमें जब साइन कन्वेंशन लेंगे तो ये आपने ध्यान देना है कि यदि इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ती है तो उसको हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं साइन कन्वेंशन में, और यदि डिक्रीज होती है इंटरनल एनर्जी तो इसका मतलब उसका हम साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ये एनर्जी इंक्रीज होना इसका मतलब टेम्परेचर का बढ़ना ही है, तो आप इसको फर्स्ट वाले पैरामीटर से भी समझ सकते हैं कि हीट ज़्यादा है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या मिलेगी, ज़्यादा, तो उस केस में हम पॉजिटिव, तो हमने यहाँ पे भी पॉजिटिव लिया था। ठीक है ना, इसी प्रकार से यदि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर लो हो गया है, और लो इंटरनल एनर्जी हुई तो उसका साइन किससे हम डिनोट करेंगे, नेगेटिव के साथ में। तो हम यहाँ पे देखते आ रहे हैं हीट, इंटरनल एनर्जी, और अभी जो तीसरा पैरामीटर अपने पास है वर्क डन,
तो हम इसको भी पढ़ेंगे अभी। तो देखिए आगे, तो वर्क का मतलब क्या हुआ कि वर्क डन क्या है, एक प्रकार का एनर्जी का ट्रांसफर है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे एक मैंने छोटा सा एक पिस्टन यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। ये अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। इसमें आप समझेंगे कि भाई वर्क को हम क्या कह सकते हैं। तो टेम्परेचर हीट हम पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा कि ये मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, कि इसमें हम एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को बरकरार रखते हुए। उसी चीज को हम क्या कह देते हैं, वर्क डन। या बेसिकली जब हम फिजिकली हम पढ़ के आते हैं वर्क डन कब होता है, तो उसमें हम देखते थे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है ना, मूव करता है, ठीक, तो कोई भी जब एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगेगा तो वो क्या करता है, वर्क डन करता है। तो यहाँ पे वर्क डन को हम एनर्जी के रूप में लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या मीन्स एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम बाय ए फोर्स, ठीक है, मूविंग इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। कि कोई भी फोर्स जो किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्ट करे, ठीक है, और जो मूवमेंट हो उसमें वो उसी तरफ हो, ठीक है। तो जिस तरफ से जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर फोर्स लगा उसी तरफ उसकी मूवमेंट हो। जैसे यहाँ पे जो मैंने पिस्टन लिया है तो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इसका मतलब है कि इसमें इजीली मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर दोनों स्टेट लेके चल सकता हूं कि कंप्रेशन भी कर सकते हैं हम, इसका एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। तो कंप्रेस करेंगे तो इसका मतलब है हम जो फोर्स उस पर लगा रहे हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था इनिशियली, मान लीजिए कि ये इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है यहाँ पर, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको कंप्रेस करेगा। तो कंप्रेस करेगा तो कोई भी डीएक्स अमाउंट से इसकी डायमेंशन जो होती है चेंज होती है। तो जब डीएक्स अमाउंट से डायमेंशन चेंज हुई तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगाने से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर गया नीचे, ठीक है ना। तो ये नीचे की तरफ मूव किया है तो फोर्स भी तो उधर ही लगा था, यही हमने ऊपर लिखा है। अब यदि हम इस फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं देखूं कि मान लीजिए मैंने इस पिस्टन के ऊपर कोई भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इसका इनिशियली था और हम इसको अलाउ कर रहे हैं टू एक्सपेंड। तो यदि फोर्स बार की तरफ इसके ऊपर लगेगा तो उस केस में हम देख रहे हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट भी इसमें आउटसाइड मिलेगी। तो हमने इनिशियली मान लिया कि ये जो सिस्टम है इसका कोई भी प्रेशर पी है, तो फोर्स कितना एक्ट करेगा इस पिस्टन के ऊपर जो फ्रिक्शनलेस है। इसका मतलब यही है कि सराउंडिंग से उसके ऊपर वो जो मूवमेंट है वो इजी कर सकता है। फ्रिक्शनलेस का मीनिंग यही है अपने पास कि वो बहुत ही आसानी से मूव कर सकता है। तो हम रिलेट कर रहे हैं वर्क डन, और वर्क डन के लिए हमें चाहिए फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने स्मॉल लिया dx, तो इसका मतलब वर्क डन भी क्या रहेगा, स्मॉल अमाउंट में रहेगा। तो dw को हम लिख सकते हैं f डॉट dx। अब जो मुझे फोर्स चाहिए, तो हमने इस सिस्टम का प्रेशर माना था P, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, प्रेशर जो होता है फोर्स बाई एरिया होता है, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई इसमें जो भी प्रेशर है वो किसके इक्वल है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो अब यदि मुझे वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, फोर्स एक्टिंग ऑन पिस्टन, तो हम लिख सकते हैं भाई ये जो फोर्स लगेगा ये किसके बराबर हो जाएगा, P मल्टीप्लाई A। इसका मतलब प्रेशर को यदि एरिया से मल्टीप्लाई कर दें हम तो हमें किसकी वैल्यू पता लग जाएगी, फोर्स की। नेक्स्ट उसके बाद कि यदि इफ गैस अंडरगोज एक्सपेंशन dx देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना रहेगा, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि भाई dw जो अपने पास हो गया वो किसके इक्वल हो गया, f dx के इक्वल। तो f की वैल्यू मैंने यहाँ पे बनाई थी प्रेशर इंटू एरिया, तो मैंने इसको रख दिया प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। अब जो एरिया मल्टीप्लाई जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम क्या बोल देते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो हम इसको एरिया मल्टीप्लाई हाइट या एरिया मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोल देते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं इसको किससे दिखा रहा हूँ, dv से। तो ए डी एक्स को हम हटाने के बाद यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं अपने पास, हम यहाँ पे रख सकते हैं इसमें कि भाई एरिया इंटू dx को हमने क्या रख दिया, dv।
तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी। ये अपना एक बेसिक रिलेशन बन गया है कि जब भी हम पिस्टन को कंसिडर करेंगे तो डी डब्ल्यू की वैल्यू इन शॉर्ट हम क्या राइट करेंगे, पी डीवी के बराबर। नेक्स्ट अपने पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 बनी अपनी, इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। कंप्लीट कर लेंगे तो कहां से कहां तक मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, V1 से लेके V2 तक। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन मैंने किया, वो किसके इक्वल आ गया, डब्ल्यू। पीडीवी का इंटीग्रेशन करेंगे तो प्रेशर जो है यहाँ पे कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास आ गया वी, जो लिमिट्स हैं वो चली जाएंगी पीछे, V1 V2, तो फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। तो बेसिकली यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू पी V2 माइनस V1। तो एक्सपेंशन के अंदर वॉल्यूम बढ़ा था, यदि हम कंप्रेस करते सिस्टम को तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाता, ठीक है ना। यदि हमने कंप्रेस करते हैं इसका मतलब पहले वॉल्यूम उसका ज्यादा होगा, बाद में वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती। तो मैं यहीं पे इस चीज को मेंशन कर देता हूँ कि ये तो एक्सपेंशन में आ गया, और यदि इसी सिस्टम को हम कंप्रेशन मान के चल दे, फॉर कंप्रेशन यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं हम, या फिर हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं कि जो वर्क डन आता अपने पास वो किसके इक्वल आ जाता, पी V1 माइनस में V2, ठीक है। ये अपने पास इसमें क्या हो जाता, वर्क डन, क्योंकि एक नेगेटिव साइन आता है तो पीछे जो लिमिट्स है वो चेंज हो जाती है अपने पास। तो बेसिकली ये अपना वर्क डन था इसके अंदर। अब इसमें आगे चलते हैं। उसके बाद जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं अपने पास, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने प्रकार के होंगे हम इसको रीड करते हैं। तो कोई भी प्रोसेस कब होगा, जब थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल ऑफ सिस्टम क्या हो, चेंज हो, ठीक है। कि किसी भी सिस्टम के जो वेरिएबल्स में यदि बदलाव आता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ है। अब इसी के अकॉर्डिंग जो टाइप ऑफ प्रोसेस है उनको हम डिफाइन करें, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस अपने पास आता है, एडियाबैटिक प्रोसेस अपने पास, साइक्लिक प्रोसेस अपने पास, ठीक है। तो इनको हम 1 बाय 1 रीड करते चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए आइसोथर्मल, तो जो वर्ड अपने पास है आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्मल जैसे यहाँ पे हम स्टार्टिंग में पढ़े में आइसोथर्मल, तो बेसिकली थर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर से, और आइसो मीनिंग मैंने बताया सेम। तो जहां पर सेम टेम्परेचर रहेगा उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जैसे यहाँ पे हमने कोई भी फ्रिक्शनलेस पिस्टन से इसको कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग इसमें वॉल है अपने पास, तो इसकी कंडीशंस अपनी याद रखेंगे हम। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं कि भाई एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर प्रेशर वॉल्यूम के अंदर चेंजमेंट वगैरह हो, कहां पर, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, तो उस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बेसिकली यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन टेम्परेचर dt जो रहेगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर भी सेम है और फाइनल भी क्या है, सेम। तो बदलाव आया नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या ली जाएगी, 0 के इक्वल। नेक्स्ट, अब इसमें जो कंडीशंस होती हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, वो कंडीशंस आपने ध्यान रखनी है। तो स्टार्टिंग डायग्राम से भी याद रख सकते हो कि भाई ऐसा सिस्टम जिसके पास कंडक्टिंग वॉल्स हो, ठीक है। तो कंडक्टिंग वॉल्स होंगी तो इसका मतलब है कि वो एक्सचेंज कर सकता है जो भी हीट के अंदर उसमें बदलाव आएगा, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, सेम रखने के लिए वो लूज भी कर सकता है या फिर गेन भी कर सकता है, ठीक है। तो ताकि हम उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकें, क्योंकि जब एक्सपेंशन और कंप्रेशन, तो जब एक्सपेंशन होता है गैस का तो उस केस में टेम्परेचर होता है लो, ठीक है। और जब कंप्रेस करते हैं तो स्लाइड टेम्परेचर जो गैस का या सिस्टम का बढ़ जाता है। तो अब दोनों केस में टेम्परेचर मैंने बताया एक जगह बढ़ रहा है, एक जगह क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। तो उस केस में हम टेम्परेचर को रखना था हमने कांस्टेंट, तो इसीलिए अपने पास वाल कैसे होनी चाहिए, कंडक्टिंग वाल होनी चाहिए, ताकि जो भी स्लाइड चेंजमेंट आएगा टेम्परेचर में उसको हम कंपनसेट कर सकें, ठीक है। यदि टेम्परेचर लो हो रहा है तो हम सराउंडिंग से वो हीट एनर्जी को गेन कर सके, यदि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है सिस्टम का तो कंडक्टिंग वाल्स होंगी तो वो इजीली अपना जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रख सकता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन आती है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कि जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यदि जितना स्लो उसमें मूवमेंट होगी उतने ही चांसेस हैं कि जो टेम्परेचर कांस्टेंट उसका रहेगा, ठीक है, और कोई दिक्कत अपने को नहीं आएगी, ठीक है। हमें जो अभी मैं लूज गेन की बात कर रहा था एनर्जी का,
वैसा करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट जो प्रोसेस ही बहुत स्लो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि भाई टेम्परेचर के अंदर इतना बदलाव नहीं आया, ऑलमोस्ट टेम्परेचर क्या है ड्यूरिंग एक्सपेंशन और कंप्रेशन स्टेज इज कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट उसके बाद अपने पास आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, सेम कि भाई ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट एनर्जी ना तो हम सिस्टम को देंगे ना ही सिस्टम से हम रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए वो सराउंडिंग से क्या होना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे हमने बताया कि भाई जो गैस किसी भी सिस्टम के अंदर हम रखेंगे पिस्टन के इनसाइड, तो उसके सराउंडिंग में कैसी वाल होनी चाहिए, इंसुलेटिंग वाल्स। इसका मतलब वो परमिट ही ना करे हीट एनर्जी का, ठीक है। तो इसमें हम एडियाबैटिक प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं कि भाई प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो, लेकिन नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। कंडीशंस क्या हुई, तो पहली कंडीशन भी यही है इसके अंदर कि एक्सचेंज नहीं होना चाहिए हीट एनर्जी का। सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या है कि भाई जो प्रोसेस हो वो एकदम से सडनली होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सडनली इवेंट होगा, बहुत ही फास्ट इवेंट होगा, तो उस केस में हीट एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो होगा ही नहीं एक प्रकार से, क्योंकि इवेंट बहुत ही फास्ट हो गया है, ठीक है। जैसे एक प्रकार से बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स वगैरह होता है या ट्यूब का फटना, एक प्रकार से ये एडियाबैटिक चेंज कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि सडन इवेंट हुआ है, एक प्रकार से हमें समझ में ही नहीं आया, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब यही सडन चेंज आना चाहिए कंप्रेशन और जो एक्सपेंशन स्टेजेस हैं उसके लिए। नेक्स्ट उसके बाद आइसोबैरिक प्रोसेस आता है। तो आइसोबैरिक का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हो, ठीक है। बैरिक में हम क्या सेम रखते हैं, प्रेशर को सेम रखते हैं। तो इसमें यहाँ पे लिखा प्रेशर दैट टेक्स प्लेस एट प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब है कि चेंजमेंट इन प्रेशर जो डीपी की वैल्यू किसके इक्वल हो, 0 के बराबर। पी अपना यहाँ पे क्या हो गया है, कांस्टेंट। आप इसको सिंपल फॉर्म में भी याद रख सकते हो कि भाई हमने यहाँ पे क्या कर दिया है कि प्रेशर जो था उसको क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर लिया है। उसके बाद आता है आइसोकोरिक या आइसोवोल्यूमिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक या वॉल्यूमिक के अंदर हम क्या बताते हैं कि भाई वॉल्यूम जो है वो क्या रखना है सिस्टम का, हमने कांस्टेंट रखना है। तो ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर होता हो, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, आइसोकोरिक या आइसोवोल्यूमिक। तो जैसे अभी यहाँ पे डीवी की वैल्यू 0, तो लास्टली यदि हम देखें, हम लिख के आए थे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी, हमने लिखा था अभी पीछे, ठीक है, पिस्टन के ऊपर जो वर्क डन निकाला था। अब पीडीवी की वैल्यू यदि 0 हो जाती है तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि वर्क डन कितना होगा, 0 के इक्वल। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो कि भाई जब आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस होगा तो वर्क डन अपना कितना होगा, 0 के इक्वल। अब ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये आगे जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रीड करेंगे तो उनमें इनको पुट करने का काम करेंगे। तो इंटरनल जैसे एनर्जी, ठीक है, और वर्क डन और अपने पास हीट एडिड टू सिस्टम, तो तीन चीजों को रिलेट करने का काम अपना करते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो ऑलमोस्ट बहुत ही स्लोली, ठीक है, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो ऑलमोस्ट स्टेशनरी हो, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो इसमें लिखा कि भाई एक ऐसा प्रोसेस जो ऑलमोस्ट क्या है, स्टैटिक इन नेचर है, या हम कह सकते हैं चेंज इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स इज वेरी स्मॉल, ठीक है। जो भी उसमें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं सिस्टम के अंदर उनमें बहुत ही स्मॉल चेंज आए, वेरी वेरी स्मॉल चेंज आएगा, तो उस चीज को हम क्या नाम देते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। जैसे एक प्रकार से छोटा सा एग्जांपल हम सराउंडिंग से उठाएं, तो जैसे मैं कह सकता हूं भाई रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, ये अपने पास क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस अपने पास आता है। तो साइक्लिक प्रोसेस जैसे साइकिल हम चलाते हैं तो हम उसमें जो भी पैडल लगाते हैं तो हम स्टार्टिंग टॉप से करते हैं, बॉटम वापस से हम देखते हैं वो साइकिल जो पैडल हमने किया एक राउंड के ऊपर हम वहीं पे पहुंच जाते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हमने क्या करते हैं, हम रिटर्न करते हैं सेम जो इनिशियल पॉइंट है उसी के ऊपर, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। तो हम यहाँ पे लिखा यहाँ पे कि भाई साइक्लिक प्रोसेस एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम इनिशियल स्टेज में वापस आ जाते हैं आफ्टर ए लॉट ऑफ चेंजेस, ठीक है, कि जो सीरीज ऑफ चेंज हमने किए लेकिन हम रिटर्न वहीं पे करें, चाहे हम एक्सपेंशन हो रहा हो, चाहे कंप्रेशन हो रहा हो, या कोई और प्रोसेस हो रहा हो, ठीक है। तो हम वापस से अपनी इनिशियल स्टेट के ऊपर यदि रिटर्न कर जाते हैं तो इसका मतलब वो प्रोसेस क्या हो गया, साइक्लिक प्रोसेस।
जैसे अभी मान लो मैं अब कहीं से भी अपने घर से अपने स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, रिटर्न करता हूँ अपने वापस घर के ऊपर, तो वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। इसका मतलब हम वापस जहाँ से स्टार्ट किए थे सेम उसी जगह पे हम रिटर्न कर जाते हैं। तो किसी भी एक राउंड के ऊपर हम देखेंगे प्रोसेस क्या हो गया अपना साइक्लिक, ठीक है। चाहे उसमें कितने भी बदलाव उसके करने पड़े हों सिस्टम के अंदर, कितने भी चेंजेस आए हों उस दौरान। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं अपने पास इंडिकेटर डायग्राम, जो कि इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर डायग्राम के अंदर किसी भी सिस्टम के अंदर जो भी वेरिएबल्स अपने होते हैं, ठीक है, तो उनमें से हम जैसे प्रेशर और वॉल्यूम इंडिकेटर का हम यूटिलाइज करते हैं, जो कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम को दिखाने का काम करते हैं, ठीक है, कि प्रोसेस वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है या फिर कंप्रेशन हो रहा है। तो ये बेसिकली दो चीजें होती हैं, प्रेशर और वॉल्यूम, जिनमें चेंज मेजर चेंज अपना चलता है। तो इंडिकेटर डायग्राम से हम सिस्टम की स्टेट को दिखाने का काम करते हैं। तो बेसिकली इंडिकेटर डायग्राम का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम विद हेल्प ऑफ टू थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। और जो वेरिएबल्स यहाँ पे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं वो कौन से हैं, तो इसमें आप बता सकते हो हम किसको रिलेट करके चलते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम को। हम यहाँ पे किस चीज को लेके चल रहे हैं भाई, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब जैसे पीवी इंडिकेटर डायग्राम के अंदर मैंने कंप्रेशन स्टेज दिखाया और एक्सपेंशन स्टेज दिखाया, ठीक है, और एक मैंने साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी इसको यूटिलाइज किया है। अब देखिए यहाँ पे कंप्रेशन के अंदर जैसे इनिशियली हम देखिए मैंने स्टार्ट किया ए पॉइंट से बी की तरफ, तो वॉल्यूम इनिशियली हाई है अपने पास यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ से हम बी की तरफ मूव करते हैं तो वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसका मतलब हम सिस्टम को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। एरो से भी यहाँ पे दिखाया गया है। इसी प्रकार से एक्सपेंशन है। अब ये जो कर्व के नीचे डॉटेड लाइंस मैंने यूटिलाइज किए हैं, तो जनरली पीवी इंडिकेटर डायग्राम का जो सिग्निफिकेंस होता है वो सिग्निफिकेंस यही है कि हमें बताता है किसके बारे में, वर्क डन के बारे में। तो जो भी एरिया अंडर कर्व है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को, ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, जो कि इंपॉर्टेंस हम इसको कह सकते हैं कि क्यों हम इसको पढ़ते हैं इंडिकेटर डायग्राम्स को। तो आप जो भी डायग्राम देखो प्रेशर वॉल्यूम में, तो उनमें जो भी पॉइंट्स हैं मेंशन कर रखे हैं, उनके नीचे जो भी एरिया रहेगा वो किस चीज के बारे में जानकारी दे रहा है हमें, वर्क डन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर यही इसमें बताया कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज न्यूमेरिकल इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। तो बाय द सिस्टम है तो इसका मतलब वो एक प्रकार से एक्सपेंड कर रहा है, ऑन द सिस्टम है तो सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। अब इसमें साइक्लिक प्रोसेस में दिखाया गया कि साइक्लिक प्रोसेस जैसे मैंने बताया कि भाई हम रिटर्न करते हैं वापस उसी पॉइंट के ऊपर। तो जैसे मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, ए से मैं बी, ठीक है, वाया पी पॉइंट मूव करके गया और वापस मैं आता हूँ कहाँ पर, बी से क्यू और वापस ए पॉइंट के ऊपर। तो ये साइक्लिक प्रोसेस अपना कहलाया। अब इस प्रोसेस का जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल है, तो हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे एरिया अंडर ए पी बी क्यू ए पॉइंट। इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन अपना आया वो कौन सा वर्क डन है, ये वाला वर्क डन है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो कर्व्स थे, मैं यदि इसमें एरिया इसको रिप्रेजेंट करूँ साइक्लिक के लिए, तो हम इसमें दो कर्व्स के अकॉर्डिंग इसका लिख सकते हैं कि भाई W1 जो वर्क डन है अपने पास वो किसके इक्वल है। तो देखिए ए से बी की तरफ हम जाते हैं तो वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है ना, एक्सपेंशन है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं एरिया अंडर जो कर्व है अपने पास, एरिया अंडर कर्व। तो कर्व कौन सा है, ए पी बी। इन पॉइंट्स को भी नाम दे देते हैं, मैं यहाँ पे इसको सी पॉइंट नाम दे लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डी पॉइंट नाम दे देता हूँ। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ W1 जो एरिया अपने पास आया वो एरिया अंडर कर्व ए पी बी डी और सी पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब इनिशियली यदि देखा जाए तो यहां से ए से लेके ये कंप्लीट, एक बार मैं इसमें मेंशन कर देता हूं, चलिए हम हाइलाइटर का यूज कर लेते हैं। तो ये जो कंप्लीट एरिया यहाँ पर, ये जो एरिया नीचे तक है, ये किसके बारे में बता रहा है, मैं W वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में मैंने बताया साइन जो कन्वेंशन हमने लगानी होती है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ऑन द सिस्टम को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो ये कंप्लीट एरिया अपने पास था।
उसके बाद इसी केस में हम W2 की वैल्यू यदि निकालें, ठीक है ना, तो W2 की वैल्यू यदि हम निकालेंगे एस्टिमेट करके, तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं भाई वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एरिया अंडर, तो अभी जो कर्व है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो मैं बी से ए के ऊपर मूव करता हूं, तो बेसिकली मैं लिख सकता हूं एरिया अंडर बी क्यू ए सी डी। ठीक है, अब ये कंप्रेशन का केस है, तो इसमें वर्क डन क्या लिया जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ। तो जो नेट वर्क डन आएगा डब्लू साइक्लिक का, उसको हम लिखेंगे W1 प्लस W2, लेकिन W2 नेगेटिव साइन के साथ है, तो W1 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, W2। इसीलिए जो ऊपर जो वर्क डन यहाँ पे दिखाया गया था, ए जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा भी है APBQA, ठीक है, ये साइक्लिक वर्क डन अपने पास कहलाता है। जैसे अभी हम यदि सब्ट्रैक्ट करें, तो वापस हाइलाइटर से मैं रिमूव एक बार दिखाने का काम करता हूँ कि भाई ये जो नीचे का एरिया अपने पास ये हो गया, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो वापस से हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं, जो एरिया ऊपर जो बचा अपने पास साइक्लिक का APBQA के ऊपर, ये अपना साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन कहलाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम रिमूव कर देते हैं। एक बार हम इसको हटा देते हैं, तो यहां से मैं लिख लेता हूं कि भाई W2 जो हमारे पास था, W2 जो वर्क डन था अपने पास इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ एरिया अंडर जो कर्व है अपने पास, वो पॉइंट कहां से है, तो दैट इज BQACD। तो जो नेट वर्क डन होगा, इसको मैं लिख सकता हूं कि भाई W इक्वल टू W1 प्लस, तो प्लस के लेकिन नेगेटिव साइन था W2 में, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं W1 माइनस W2। तो ओवरऑल जब इस चीज को हम घटाएंगे, तो मेरे पास ये जो एरिया यहाँ पे दिखा रखा है, ये अपना साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन है। ये जो एरिया यहाँ पर ये मैंने दिखा रहा हूँ, क्रॉस से अभी कट गया है, ये अपना साइक्लिक प्रोसेस का क्या हो गया, वर्क डन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे। यदि नॉन साइक्लिक प्रोसेस अपने पास है, नॉन साइक्लिक के अंदर जैसे हमने ए से बी की तरफ दिखाया कि इनिशियली प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1, P2 और V2, तो हम देखें तो वॉल्यूम इसका एक्सपेंड होता है। तो नॉन साइक्लिक के अंदर हम जो स्मॉल इनफाइनेटसिमल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लेके चलते हैं, ये जिसके अंदर हम प्रेशर को लगभग कांस्टेंट मानते हुए वर्क डन की वैल्यू निकालते हैं, और उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करते हैं V1 से लेके कहाँ तक, V2 तक। तो जैसे हम लिख के आते हैं W जो होगा वो PdV के बराबर DW, और इंटीग्रेशन यदि करते हैं इसमें तो V1 से लेके V2 तक, तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ इसको कि एरिया अंडर PV डायग्राम, कि ये जो भी A से लेके B तक की बात यदि की जाती है अपने पास, तो इसके नीचे जो भी एरिया है वो किस चीज के बारे में बता रहा है हमें, ये स्मॉल स्ट्रिप थी यहाँ पे, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, स्मॉल स्ट्रिप। यहाँ पे ये जो मैंने दिखा लिया, इसको हम कह सकते हैं कि ये अपने पास एक छोटी सी स्ट्रिप थी। तो इस स्ट्रिप के लिए हमने लगभग ये जो प्रेशर था इसका कांस्टेंट ले लिया था, इसीलिए जो स्मॉल चेंज था यहाँ पे हमने इस चीज को इंडिकेट कर लिया था DV। ये जो स्मॉल चेंज हमने इसको DV से इंडिकेट कर लिया। तो यहाँ पे एरिया इसका निकाला जो वर्क डन के रूप में, तो PdV सेम एज इट इज, इंटीग्रेशन करेंगे इसमें और ये वैल्यू अपने पास आगे बन जाती है। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चंस हैं इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट। तो जैसे यहाँ पे कोई मैंने एक डायग्राम लिया है अपना, जो प्रेशर वॉल्यूम के अंदर पैरामीटर्स को हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको बनाने का काम करते हैं, तो ध्यान से इसमें समझने का काम कीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे रीड किया था अभी थोड़ी देर पहले कि भाई यदि प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ हमें दे रखा है, तो जो भी एरिया उसके नीचे है वो हमें किस चीज के बारे में जानकारी दे रहा है, एरिया जो वर्क डन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जब मूव करके जा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है ना, तो ये वर्क डन
बाय द सिस्टम है, एक्सपेंशन है, तो इसको हम क्या साइन से लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ इसको डिनोट करने का काम हम करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी मैं लिख सकता हूं दैट इज W1। और इस स्टेज को हम नाम दे सकते हैं, ये किसके द्वारा है, एक्सपेंशन, या इसको हम कह सकते हैं वर्क डन बाय गैस। सिस्टम लिख लीजिए, या फिर हम इसको हम क्या कह सकते हैं, गैस के द्वारा। तो इस केस में देखिए यहाँ पे ए से बी, तो ये जो स्ट्रिप है ए बी, इसके नीचे जितना भी एरिया बना वो क्या कहलाएगा, इसका वर्क डन। अब इस शेप को हम देखें तो ये एक ट्रेपेजियम शेप बनती है। जो पॉइंट यहाँ पे हम देखें भाई, ए बी सी पॉइंट, इसको मैं डी नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को मैं ई नाम दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि W1 किसके इक्वल है, दैट इज W1 इज इक्वल टू एरिया अंडर ट्रेपेजियम। तो जो ट्रेपेजियम अपने पास है वो कौन सा है, तो दैट इज ए बी ई डी। तो हम पढ़ के आते हैं भाई, एरिया यदि ट्रेपेजियम का अपने को चाहिए तो ये किसके इक्वल होता है, इसका एरिया फॉर्मूला, तो दैट इज सम ऑफ पैरेलल साइड बाय में 2। ठीक है, तो इसमें जो पैरेलल साइड्स हैं वो कौन सी है, एक तो अपने पास कितनी होगी AD और एक अपने पास B। तो मैं यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ भाई, AD का सम प्लस में BE का सम, जो पैरेलल साइड्स हैं, डिवाइड बाय 2 और मल्टीपल इसमें हाइट का। तो हाइट अपने पास कितनी होगी है, तो दैट इज BC कह सकते हैं या फिर DE के इक्वल। इन सभी पैरामीटर्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और वर्क डन को एस्टिमेट करते हैं। तो W1 इज इक्वल टू AD जो हमारे पास है वो किसके इक्वल है, 20 के इक्वल, और BE किसके इक्वल है, 10। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 20 प्लस 10 बाई 2 इंटू BC। तो BC जो डायमेंशन अपने पास वो 12, इसमें से हम कितना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 6। तो मैं लिख सकता हूँ BC किसके इक्वल हो गया, 6। इस वैल्यू को बढ़ाने का काम करते हैं, तो 20 प्लस 10 30, 30 बाई में 2 इंटू 6। तो यहाँ पे हम कट करके लिख सकते हैं कि 1 3। तो मैं लिख सकता हूँ भाई, ये जो वर्क डन आया अपने पास वो किसके इक्वल हो गया, 90 जूल्स के इक्वल। तो मेरे पास W1 की वैल्यू आ गई है, W1 किसके बराबर हो गया, 90 जूल। ये अपना पॉजिटिव वर्क डन है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन में बाय द सिस्टम हमेशा क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ऑल्सो अभी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ऑल्सो वर्क डन फ्रॉम B to C। यदि हम B to C जाते हैं तो B से हम C की पॉइंट की तरफ एरो के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं हम। ठीक है, तो उस केस में हम क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम 12 से 6 पे आ रहे हैं, इसका मतलब ये कंप्रेशन है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये जो वर्क डन होगा किसके दौरान हमने निकालना है, कंप्रेशन के लिए, या इसको हम कह सकते हैं वर्क डन ऑन सिस्टम, ऑन द सिस्टम। तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे लगेंगी, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हमने बताया स्टार्टिंग में ही कि इसका साइन हम क्या लेके चलेंगे भाई, नेगेटिव। तो मैं लिख रहा हूँ W2 इज इक्वल टू, ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं एरिया अंडर कर्व। जो कर्व है वो कौन सा हमने लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं B से C पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ एरिया अंडर कर्व BCDE। तो W2 इज इक्वल टू कन्वेंशन पे नेगेटिव साइन। अब ये देख लेंगे यहाँ पे कि भाई रेक्टेंगल फॉर्म होती है, स्क्वायर फॉर्म होता है उसका एरिया। तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाली जो डायमेंशन है 12 माइनस 6, इसका मतलब 6 के इक्वल हो गया, और 10 माइनस 0 तो ये 10। तो इसका रेक्टेंगल अपने पास, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीपल ब्रेड्थ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई एक साइड तो होगी 10 और एक साइड किसकी इक्वल आ गई 6।
तो मैं लिख सकता हूँ कि वर्क डन आ गया माइनस में 60। तो अभी हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं कि जो W2 वर्क डन बना वो किसके बराबर आ गया, -60 जूल्स के इक्वल। अब जो लूप था साइकिल वो क्लोज है, हम अभी फाइनली मूव कर रहे हैं सी पॉइंट से ए पॉइंट के लिए। तो सी से ए के ऊपर जाते हैं तो हम देखेंगे कि वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वर्क डन फ्रॉम सी टू ए। तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट करता हूं कि W3 इज इक्वल टू 0, और रीजन यहाँ पे दे देते हैं इसका 0 आने का, क्यों 0 यहाँ पे आया कि एज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसीलिए ये वर्क डन क्या हो गया अपने पास, 0। तो अभी फाइनली हमें चाहिए नेट वर्क डन। तो यहाँ पे हम लास्टली राइट करते हैं कि भाई नेट वर्क डन किसके इक्वल आ गया अपने पास, तो नेट वर्क डन तो W इक्वल टू हम लिख सकते हैं W1 प्लस W2 प्लस W3। तो नेट वर्क डन में अपनी वैल्यू बन रही है यहाँ पे, W1 किसके इक्वल है 90, W2 किसके इक्वल है -60 और W3 किसके इक्वल है 0। तो 90 में से 60 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एरिया अपना बना इस क्लोज लूप के लिए वो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, दैट इज 30 जूल्स। ये हमारा फाइनल आंसर बन गया इस पार्ट का कि ये जो वर्क डन है इसमें कितना आ गया, 30 जूल। और अभी ये जो वर्क डन हमने निकाला लूप के लिए, तो लूप कौन सा कहाँ पे बन रहा था अपना, तो ये वाला जो लूप है यहाँ से यहाँ तक, इसे मेंशन कर देता हूँ मैं कि स्ट्रिप का जो एरिया आया वो किसके इक्वल आ गया है, 30 जूल्स के इक्वल। तो एक क्वेश्चन हमने बनाया, साइन कन्वेंशन इजीली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो इस बार मैंने यहाँ पे डायमेंशंस जो है थोड़ी चेंज कर ली यहाँ पे। तो देखिए हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ए पॉइंट से कि एरो के अकॉर्डिंग फॉर्म करते हुए चलेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ और सी से डी और बैक टू ए, एरो को फॉलो करते हुए। तो मैं अभी यहाँ पे वर्क डन लिखता हूँ कि भाई ये W1 वर्क डन कहलाएगा, W2 वर्क डन, W3 वर्क डन और W4 वर्क डन। तो इसको थोड़ा तेजी से बनाने का काम करेंगे। तो W1 वर्क डन की वैल्यू जब हम एस्टिमेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो एरिया अंडर, तो एरिया कंप्लीट, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट A B F E। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं कि एरिया अंडर कर्व ABFE। तो ये क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये क्या है, एक प्रकार का रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीपल ब्रेड्थ, तो इसीलिए हम इसकी वैल्यू यहीं पे एस्टिमेट कर लेते हैं कि W1 किसके इक्वल आ गया। तो डायमेंशन टॉप पॉइंट की कितनी है, 5, और यहाँ पे 3 से 1, तो इसका मतलब डायमेंशन कितनी बन गई है, 2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 × 2। तो वर्क डन की वैल्यू आ गई अपने पास 10। अब ये पॉजिटिव वर्क डन है क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा था, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं भाई 10 जूल अपने पास हो गया पॉजिटिव। सेकेंडली W2 हम देखें तो वॉल्यूम इस पार्ट के लिए कांस्टेंट है, तो W2 की वैल्यू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि W2 कितना आएगा भाई यहाँ पर, 0। ठीक है, अब मूव करते हैं W3 की तरफ। तो W3 जो पार्ट रहेगा इसमें हम लिखेंगे एरिया अंडर जो कर्व यहाँ पे अपने पास है W3 पार्ट के लिए, तो C से D की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ एरिया अंडर कर्व CDEF। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि W3 अपने पास आ गया। डायमेंशन देखेंगे तो सेम, नीचे के डायमेंशन 3 - 1 पॉइंट घटाएंगे तो 2, और ऊपर भी कितना है 2। तो यहाँ पे मैं साइन एक तो लेना पड़ेगा नेगेटिव, तो 2 × 2 कितना बन गया अपने पास, -4। तो मैं लिख सकता हूँ W3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -4 के इक्वल। और सिमिलर ऑल्सो W जो 4 होगा वो वापस से कितना आ गया अपने पास, 0।
क्योंकि ये जो दोनों वर्क डन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पार्ट के ऊपर है, ठीक है, कि कौन एज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो यदि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन कितना आ गया अपने पास, 0, ठीक है। तो नेट वर्क डन, सो नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन में हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो फाइनली हम लिख सकते हैं W1 की जो वैल्यू थी अपने पास 10, W2 अपने पास 0 था, W3 अपने पास माइनस में 4 है, W4 की वैल्यू 0। तो लास्टली मैं लिख सकता हूँ कि जो वर्क डन आएगा वो किसके इक्वल आ गया है, हम इसमें नेट वर्क डन की वैल्यू को लिख सकते हैं, किसके इक्वल हो गया, 6 जूल्स, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अभी आप सभी कंफर्टेबल हो गए, इजीली पीवी इंडिकेटर डायग्राम के जो भी वर्क डन के क्वेश्चंस आते हैं बना सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान किसका रखना है हमने, साइन कन्वेंशन का, क्योंकि यदि साइन कन्वेंशन आप सही लगाते हैं तो क्वेश्चन अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, ये हमें किसके बारे में, ये तीन चीज़ों को रिलेट करने का काम कर रहा है। जैसे हम सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी में बदलाव आएगा, और इंटरनल एनर्जी में बदलाव आएगा तो उसी से वर्क डन भी होगा, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सिस्टम को यदि हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी तो दो फॉर्म्स के अंदर एनर्जी जाएगी, ठीक है। एक उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, नेक्स्ट, और जो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा या वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो बेसिकली यहाँ पे यही इसकी स्टेटमेंट है कि हीट एनर्जी सप्लाइड टू सिस्टम इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पार्शियली, ठीक है, एंड द सिस्टम डज सम वर्क ऑन द सराउंडिंग। तो अकॉर्डिंग टू जो डेफिनेशन है इसमें हम लिख सकते हैं कि जो हीट हमने सिस्टम को दी डी क्यू अमाउंट, तो वो किसके इक्वल, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। कि भाई कुछ जो हीट जोड़ी गई सिस्टम के अंदर उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है और बाकी एनर्जी किस फॉर्म में तब्दील हो जाएगी, वर्क डन की फॉर्म में। तो डी डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं पीडीवी के इक्वल। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस हमने पढ़े थे, जैसे आइसोबैरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस था, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, इन सभी के ऊपर अप्लाई करेंगे और इससे कुछ और आगे चीज़ों को समझने का काम करते हैं। दूसरी सेकंड, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो ऑलमोस्ट जितने भी प्रोसेस हैं नेचर के अंदर सभी पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड होता है। सेकेंडली इक्वली एप्लीकेबल है जितने भी जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, तो ऑल जितने भी थ्री हम सॉलिड लिक्विड गैसेस पढ़ने आते हैं तो उसके लिए जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसके ऊपर भी ये इक्वली एप्लीकेबल है। इंट्रोड्यूस ये करता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये हमें जानकारी दे रहा है, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ है कि पहले हम यही मानते थे कि किसी भी सिस्टम के अंदर यदि हम हीट जोड़ते हैं डायरेक्टली वो हीट किसकी फॉर्म में चली जाती है, वर्क डन की फॉर्म में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो हीट जो सिस्टम में जोड़ी गई है उससे उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर थोड़ा बदलाव होगा और फिर उसके बाद वर्क डन होगा सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए ये इंटरनल एनर्जी कॉन्सेप्ट को लेके आने का काम करता है। अब जो इसमें एप्लीकेशंस में हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, तो सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की है वो क्या रहेगी, सेम, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भाई इंटरनल एनर्जी जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो गया तो एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो डी यू की वैल्यू 0। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एप्लीकेशन में हम जब लगाते हैं इस चीज़ को तो हम लिख सकते हैं डी क्यू इजिकल टू डी यू प्लस पी डी वी। तो यहाँ से मेरे समझ में यही आ रहा है कि भाई जितनी भी हीट सिस्टम के अंदर हम ऐड करें या रिमूव करें वो डायरेक्टली किसकी फॉर्म में होगी, वर्क डन बाय और ऑन द सिस्टम, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में इस सिस्टम के ऊपर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। दूसरी तरफ एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं, तो एडियाबैटिक में बताया था कि भाई हीट को हम रिमूव नहीं करते, ना ही उसके अंदर हम ऐड करते हैं। तो जो डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है उसको हम क्या रखेंगे, 0। तो इसीलिए हम फर्स्ट लॉ को जो अप्लाई करते हैं तो डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी एक प्रकार से वही चेंज हो रही है, किसकी फॉर्म में, वर्क डन की फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे लिखा इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंजेस डायरेक्टली विद द वर्क डन बाय और ऑन द सिस्टम।
तो जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे वो चेंज के लिए अपना रहेगा कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो नेगेटिव वैल्यू हम लेके चलते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम है, बाय द गैस है, तो उस चीज को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू के साथ। उसके बाद आइसो जो कोरिक प्रोसेस है, कोरिक में मैंने बताया आइसो कोरिक वॉल्यूमिक की वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डीवी की वैल्यू अपने पास जीरो, सो डी डब्ल्यू जीरो। तो इस केस में डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो जब डी डब्ल्यू जीरो हो गया तो जितनी भी हीट एनर्जी आइसो कोरिक प्रोसेस में हमने ऐड की वो डायरेक्टली किसकी फॉर्म में चली जाएगी, वर्क डन की फॉर्म में, सॉरी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है ना। जितनी भी हीट हम ऐड करें रिमूव करें तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वो किसकी फॉर्म में जा रही है, इंटरनल एनर्जी के अंदर बदलाव चेंजमेंट करने का काम करेगी। तो दूसरी तरफ आइसोबैरिक प्रोसेस को हम देखें तो बैरिक में प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं, इसीलिए डी डब्ल्यू पी डी वी और डीवी को मैं लिख सकता हूँ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो यहाँ पे चीज ध्यान देंगे कि भाई मैंने लिखा डी क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल, तो ये जो एल है वो लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। हम जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की फॉर्म में जो भी इसकी स्टेट को बदलने के लिए जो हीट एनर्जी देते हैं वो उसकी लेटेंट हीट अपनी कहलाएगी। तो यहाँ पे मैं डी यू को डी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हम लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा था भाई डी क्यू इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है डी यू प्लस में डी डब्ल्यू। तो मैंने यहाँ पे डी यू की इंटरनल एनर्जी में क्या बदलाव आएगा उस वैल्यू को हम निकाल रहे हैं, तो डी क्यू में से मैंने डी डब्ल्यू घटा दिया। अब डी क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, तो एम इंटू एल, ठीक है। तो एल क्या है, लेटेंट हीट। तो दूसरी तरफ माइनस पी, तो जो चेंजमेंट इन वॉल्यूम था वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। साइक्लिक प्रोसेस में मैंने बताया था कि प्रोसेस जो वापस अपनी इनिशियल स्टेट के ऊपर रिटर्न करने काम करता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक। तो साइक्लिक में इंटरनल एनर्जी में चेंजमेंट नहीं आता है क्योंकि वापस इनिशियल स्टेट के ऊपर हम आ गए हैं। तो डी क्यू सीधा किसकी फॉर्म में हो गया, डी डब्ल्यू, कि भाई जो भी एनर्जी हम उसमें ऐड करेंगे वो डायरेक्टली किसकी फॉर्म में अपीयर होगी, वर्क डन की फॉर्म में। तो ये अपना पार्ट इसमें था। नेक्स्ट इसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस। तो आइडियल गैस का नाम जब भी आता है आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रख सकते हो भाई, आइडियल गैस का मतलब होता है कि भाई ये जो गैस की इक्वेशन है उसको फॉलो करेगी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ मोल्स है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर, पी प्रेशर और वॉल्यूम अपने पास, ठीक है, पी और वी। अब आइडियल गैस का मतलब ऐसी गैस होती है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं मतलब एक प्रकार से उनमें कंटिन्यूस मोशन हो, ठीक है। आइडियली मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स गैसेस के लिए हमें चाहिए कि भाई जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पे स्टिक ना करें, सीधे चलें, ये सब खासियत उसके अंदर होनी चाहिए। उन गैसेस को हम क्या कहते हैं, आइडियल गैसेस, ठीक है। अब इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है भाई, कितनी हीट एनर्जी हम किसी भी यूनिट मास को प्रोवाइड करें ताकि उसका हम टेम्परेचर जो है यूनिट डिग्री से चेंज कर सकें, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं वो एम सी डी टी, तो सी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का कांस्टेंट है, ठीक है। सी यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट, कैपेसिटी। तो बेसिकली यहाँ से मैं लिख सकता हूँ भाई सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई एम डी टी। अब मैंने इस चीज के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस पे इसकी वैल्यू की स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कितनी होगी, हम इसकी वैल्यू को एस्टिमेट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि भाई डी उसमें क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है आइसोथर्मल में, इसका मतलब डी की वैल्यू चेंजमेंट में कितनी आएगी, जीरो। तो यदि हम इसमें इस वैल्यू को पुट करते हैं तो स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये आपने इस पे ध्यान रखना है। अब इसी चीज को हम अप्लाई कर लेते हैं एडियाबैटिक के लिए ऑल्सो, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, कि भाई यदि हमें यही चीज किसके अंदर पढ़नी हो, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो आप इस पे ध्यान देंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्योंकि हम उसमें डी क्यू की वैल्यू कितनी रखते हैं भाई, जीरो, क्योंकि हम जोड़ते ही नहीं ना, उससे हम रिमूव करते हैं एडियाबैटिक में से। तो इसीलिए हम स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जब निकालेंगे तो डी क्यू सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई एम डी टी। तो बेसिकली जब अपने पास ऊपर वैल्यू ही जीरो हो गई है
तो समथिंग अपॉन 0 अपॉन समथिंग वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 0। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज 0 और फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये आपने इस पार्ट पे ध्यान से इस चीज को याद रखना है। अब नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हम पढ़ेंगे अभी मेयर रिलेशन के अंदर कि मेयर रिलेशन जो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो दो स्पेसिफिक हीट्स होती हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, उनमें रिलेशनशिप प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो फॉर्मूला आता है मेयर रिलेशन में, हम उसमें लिखते हैं Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। तो R जो है वो गैस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो स्पेसिफिक हीट होती है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगी किससे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप इसमें समझ सकते हो कि भाई मेयर रिलेशन हमें क्या कर रहा है, दो स्पेसिफिक हीट, मैं इसमें लिख सकता हूं कि Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। ठीक है, या हम इसमें कह सकते हैं कि भाई हम लिख सकते हैं कि जो कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ गई, CV प्लस में R के इक्वल। ठीक है, तो इस पार्ट को हम अभी रीड करेंगे, इस रिलेशन को हम डिराइव करने का काम करेंगे। तो नेक्स्ट जो स्पेसिफिक हीट के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दो टाइप से होती है, जो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स हम बोल देते हैं। तो सबसे पहले एक आती कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, और एक होगी अपने पास कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैं लिख सकता हूं कि प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, तो इसमें अपने पास आती है एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सेकंड अपने पास हो जाती है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बेसिकली जो मोलर स्पेसिफिक हीट हम बोल देते हैं इसको, तो मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि एक मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए कितनी हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करें ताकि जो टेम्परेचर है यूनिट डिग्री से हम उसका चेंज कर सकें। तो अब इसमें जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम बात करते हैं, तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यदि हम अप्लाई करते हैं तो वर्क डन की वैल्यू 0। इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो भी हीट एनर्जी सिस्टम को दी गई है वो डायरेक्टली किस फॉर्म के अंदर जा रही है, इंटरनल एनर्जी, वो उसका टेम्परेचर रेज करने का काम करेगी, उसमें कोई अदर फॉर्म की एनर्जी वो जो ट्रांसफर नहीं होगा। तो आप यहाँ पे इस चीज को लिख भी सकते हैं कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट की बात हम कर रहे हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हो, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, या 1 मोल ऑफ गैस हम ले लेते हैं, बाय यूनिट डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सेकंड चीज इसमें जो समझने की है कि जब वॉल्यूम अपने पास कांस्टेंट रहेगा, कि व्हेन वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट, then all of the heat energy, all of the heat energy added to the system is used to increase
द इंटरनल एनर्जी। कि भाई जितनी भी हीट एनर्जी हमने उसमें ऐड की है वो सारी उसके इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में जा रही है, वर्क डन जो है वो जीरो रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था तो चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू कितनी, जीरो, और डी डब्ल्यू पी डी भी होता है इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, जीरो। तो डायरेक्टली आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि भाई जो भी हीट एनर्जी हमने सिस्टम को दी, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, वो इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज कर रही है। दूसरी तरफ हम इसी को मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर चलते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डेफिनेशन अपने पास सिमिलर होगी, सिर्फ जो चेंजमेंट है कांस्टेंट प्रेशर, तो सिमिलर है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करेंगे यूनिट डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जो डिफरेंस है उसको स्टडी करते हैं कि जब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम रख रहे हैं तो इसका मतलब जो भी एनर्जी सप्लाई की जाएगी वो पार्शियली यूटिलाइज की जाती है टू इंक्रीज द एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंड टू डू द वर्क, सम एक्सटर्नल वर्क। वो एक्सपेंशन कंप्रेसर दोनों के अंदर हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द एनर्जी सप्लाइड is utilized partially to increase internal energy and some external work। इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस जो सीपी होगी अपने पास वो क्या मिलेगी हमें, ग्रेटर देन सीवी। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हीट एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है किसके मुकाबले, कांस्टेंट वॉल्यूम के मुकाबले। तो यहाँ पे डेफिनेशन सिमिलर थी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर के ऊपर आपने ध्यान रखना है कि जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो इसका मतलब जो भी एनर्जी सिस्टम में ऐड की गई है वो पार्शियल फॉर्म के अंदर जाएगी, वर्क डन भी होगा वहां पे, और सेकेंडली उसके अंदर इंटरनल एनर्जी भी रेज होती है। अब इन दोनों प्रिंसिपल जो स्पेसिफिक हीट्स हैं इनको रिलेट करने का अपने पास जो रिलेशन आता है मेयर रिलेशन वो हम रीड करेंगे, जो इनमें रिलेशन बताने का काम करता है। सेकेंडली जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है किसी भी गैस के लिए वो रेंज करती है जीरो से इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो सकती है, वो रेंज उसकी वैल्यू अप टू इन्फिनिटी, जैसे हमने देखा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इनफाइनाइट थी और एडियाबैटिक में उसकी वैल्यू कितनी आती है, जीरो। तो इस प्रकार से इसमें रेंज चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट इसमें देखिए जो मेयर रिलेशन है वो दो स्पेसिफिक हीट्स के बीच में अपने को रिलेशन प्रोवाइड करता है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं कि भाई जो भी हीट एनर्जी हम ऐड कर रहे हैं किसी भी सिस्टम के अंदर ये हमने प्रूव करना है। तो मान लेते हैं कि लेट डी क्यू बी द एनर्जी सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि हमने जो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसको सप्लाई की है। तो डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई की है तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी। कांस्टेंट वॉल्यूम टू 1 मोल ऑफ गैस by changing its temperature
dt। तो हमने ये इसमें स्मॉल चेंज यहाँ पे मेंशन करके चल रहे हैं। तो अभी मैंने बताया कि भाई मोल की वैल्यू 1 है, तो हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू सी वी इंटू डी टी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एज एम की वैल्यू हमने कितनी रख ली है, 1 मोल के इक्वल। तो हमने हीट जोड़ी, वो इस फॉर्म के अंदर अपने पास आ गई है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के अंदर हम पढ़ के आते हैं भाई डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी क्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ सी वी डी टी इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू अपने पास कितना होगा, 0, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट होता है पी डी वी, और जब वी हमने लिया कांस्टेंट तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि भाई डी डब्ल्यू जो अपने पास आएगा वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया है। तो नेक्स्ट मैं लिख सकता हूँ कि भाई मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट यहाँ से इक्वेशन बनती है उसमें हम राइट कर सकते हैं कि डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी। इसको मैं नाम दे लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट हम हीट करेंगे गैस को एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसके लिए चलते हैं आगे। ऑल्सो हीटिंग द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हम 1 मोल ऑफ गैस ही लेके चल रहे हैं, और स्मॉल जो टेम्परेचर है dt उसी से उसका टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ कि डी क्यू मैंने जो हीट एनर्जी जोड़ी उसको हम लिख सकते हैं एम सी पी डी टी, और m जो मोल है उसकी वैल्यू मैंने 1 लेके चलनी है। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई डी क्यू इज इक्वल टू सी पी इंटू डी टी। तो अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को वापस से अप्लाई करते हैं। तो बाय फर्स्ट लॉ तो हम पढ़ के आते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस में डी डब्ल्यू। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू ऊपर मैं देखूँ तो मैं रख सकता हूँ सी पी डी टी इज इक्वल टू डी यू, लास्ट हमने यूजिंग इक्वेशन 1 मैं लिख सकता हूँ उसको सी वी डी टी प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ पी डी वी, क्योंकि डी डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल होता है, पी डी वी, और हमने यहाँ पे यूज कर लिया यूजिंग इक्वेशन 1। तो ये रिजल्ट अपने पास बना। अब इसके अंदर से एज बाय आइडियल गैस इक्वेशन कि जो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है वो हमें बताती है भाई पी वी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एन आर टी। तो मोल तो हम 1 ही लेके चल रहे हैं, फॉर एन इक्वल टू 1 मोल ऑफ गैस हमने यहाँ पे ली हुई है। तो हम दिखा सकते हैं कि भाई जो पीवी हुआ वो किसके इक्वल आ गया अपने पास, आर टी। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इट वी हैव, तो हम कांस्टेंट प्रेशर के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मैं इक्वेशन को रिराइट कर सकता हूँ कि पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी। इस रिजल्ट को हम इक्वेशन नंबर 2 में यूटिलाइज कर लेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ यूजिंग इन इक्वेशन 2। तो जब इस रिजल्ट को हम यहाँ पे रखेंगे तो इक्वेशन पे आते हैं। मैंने लिखा सी पी डी टी इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस आर डी टी। तो यहाँ से मैं सी पी डी टी इस टर्म को मैं इधर ले जाके माइनस कर देता हूँ, इज इक्वल टू आर डी टी। अब यहाँ से हमने कर लिया कि सी पी माइनस सी वी इंटू डी टी इज इक्वल टू आर डी टी। तो ये जो टेम्परेचर का जो चेंज था इसको हम कट कर सकते हैं दोनों तरफ। तो अपना मेयर रिलेशन हमें बता रहा है भाई रिलेशन कितना आ गया, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ठीक है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, मेयर्स रिलेशन। ये अपना हो गया मेयर रिलेशन, जो दो स्पेसिफिक हीट्स के बीच में हमें डिफरेंस बताने का काम करता है।
इसी को हम क्या बोलते हैं, मेयर्स रिलेशन। तो यहाँ पे जो वे आर जो फैक्टर है अपने पास, ये गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सेकेंडली, इसके बाद जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है गामा, तो गामा की वैल्यू अपने पास होती है सीपी बाय में सीवी, और सीपी ग्रेटर होगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ कि गामा की जो वैल्यू होगी 1, ये एटोमिसिटी ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मेयर रिलेशन हमने देखा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं भाई हमने यहाँ पे टेम्परेचर क्या रखना होता है, कांस्टेंट। तो हमने कोई भी यहाँ पे गैस ले लिया जिसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस से उसका वर्क डन हम एस्टिमेट करने का काम करेंगे। तो सबसे एक्सपेंशन हमने डीएक्स अमाउंट से इसका दिखा दिया है कि कोई गैस है वो एक्सपेंड करती है डीएक्स से। ठीक है, तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगा, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि भाई एज जो वर्क डन होगा अपने पास डी डब्ल्यू, वो किसके इक्वल होता है, पी डी वी के इक्वल। ठीक है, तो बाई आइडियल गैस इक्वेशन, बाई गैस इक्वेशन हम राइट कर सकते हैं कि भाई पीवी जो अपने पास है वो एनआरटी के इक्वल होता है। तो एन जो है वो हम 1 मोल ऑफ गैस यहाँ पे लेके चल रहे हैं इस पिस्टन के इनसाइड। ठीक है, जो सिलेंडर है उसके अंदर हमने कितनी गैस मानी है, 1 मोल के इक्वल। तो टेम्परेचर यदि इसका कांस्टेंट है तो हम राइट कर सकते हैं कि भाई पीवी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें आगे रखेंगे कि भाई मैं P की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेता हूँ कि P इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, आर टी बाई में V। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में राइट करेंगे यूजिंग इन 1 इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, तो चलिए इसके अंदर देखते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी की वैल्यू मैंने रख दी आर टी बाई में वी इंटू डी वी। इक्वेशन नंबर होगी अपने पास सेकंड। तो इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड हो रहा है V1 से V2 की तरफ। चेंजमेंट यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि भाई इनिशियली इतना था और यहाँ पे कितना हो गया, V2 से इसमें चेंज आया। तो मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 कहाँ से कहाँ तक करेंगे, फ्रॉम V1 टू V2। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, वी हैव, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हमने करना है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2 आर टी बाई वी डी वी। अब इसमें एक डायरेक्ट रिजल्ट अपने पास होता है, डी वी बाई वी जो होता है लॉग ऑफ वी के इक्विवेलेंट लिखा जाता है। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू आर टी जो अपने पास कॉन्स्टेंट था, और डी वी बाई वी अपने पास हो गया लॉग टू द बेस ई वी, और ये आ गया अपने पास V1 से V2। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं भाई ये जो आइसोथर्मल का वर्क डन हमने निकाला है डब्ल्यू आइसो, तो मैं आर टी लॉग जो नेचुरल लॉग है इसको हम लिख लेंगे V2 माइनस लॉग ई V1। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि आर टी लॉग टू द बेस ई V2 बाई V1 डब्ल्यू आइसो। अब यदि एक तो हम इसको ऐसे ही राइट करके रख सकते हैं, ये भी अपने वर्क डन की इक्वेशन बन गई है। दूसरा, हम कैलकुलेशन पर्पस के ऊपर जाते हैं तो हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं, और हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं कि डब्ल्यू आइसो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा,
तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू 2.303 RT। अब इसका लॉग हम चेंज कर दिए किसके अंदर, लॉग टू द बेस 10 V2 बाय में V1। तो ये भी हमारा फाइनल रिजल्ट है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है। सेकेंडली हमने कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर इसको रीड किया था, तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यदि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा तो उस केस में हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसका मतलब मैं इक्वेशन को भी चेंज करूंगा, मैं इसको किस में लेके जा रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो ये वर्क डन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, इसी को हम प्रेशर के अंदर चेंज करेंगे। तो मैं वैल्यू इसको लिख सकता हूँ P1 बाय में P2 इज इक्वल टू V2 बाय में V1। तो इसी रिजल्ट में हम यदि V2 बाई V1 की वैल्यू इसमें पुट करें तो वर्क डन अपने पास W आइसो की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो किसके इक्वल होगी है, तो दैट इज 2.303 RT log टू द बेस 10 P1 बाय में P2। तो ये हमारा वर्क डन आ गया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो ये दो पार्ट्स के अंदर हमने इसको रीड किया अभी, वर्क डन आइसोथर्मल प्रेशर के टर्म में भी और वॉल्यूम के टर्म में भी। नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास, हम ऐसे ही वर्क डन की वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे, किसके लिए करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक तो वापस रिकॉल कर सकते हो, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट एनर्जी ना तो ऐड की जाती है ना ही उसमें से सिस्टम में से रिमूव की जाती है। तो उस केस के लिए हम वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे। तो सेम पिस्टन एज इट इज यहाँ पे हमने वॉल्यूम V1 V2 इसका ले सकते हैं लिमिट्स के लिए। ठीक है। तो इसमें एक कांस्टेंट जो यूटिलाइज किया जाता है वो हम होता है कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हम क्या पढ़ के आते हैं भाई, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, कि जो वॉल्यूम के अंदर जो एक्सपेंशन होता है बहुत ही स्मॉल होता है एडियाबैटिक के अंदर, इसीलिए हम इसको एक कांस्टेंट गामा से डिनोट करने काम करते हैं। तो सेम इक्वेशन कि एज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done by the gas is, तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू हम एस्टिमेट करते हैं तो सेम dW इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, दैट इज PdV। अब ऊपर जो इक्वेशन मैंने लिखी PV गामा इक्वल टू K, तो हम वापस से प्रेशर की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ कि एज P इज इक्वल टू K ओवर V की पावर गामा, या हम इसको लिख सकते हैं K V की पावर माइनस गामा। तो मैं इस रिजल्ट के अंदर इसमें यूटिलाइज करता हूँ dW इज इक्वल टू K V की पावर माइनस गामा इंटू DV। ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी 1। ठीक है। तो कंप्लीट वर्क डन के लिए सेम इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 फॉर कंप्लीट वर्क डन, वर्क डन फ्रॉम V1 टू V2 कि जो वॉल्यूम है उसको हम चेंज कर रहे हैं V1 से V2 के लिए। तो dW इंटीग्रेशन, इधर हमने लगाया V1 V2, जो लिमिट्स थी K V की पावर माइनस गामा DV। तो जब इसको इंटीग्रेट हम करते हैं तो रिजल्ट देखिए, dW हमारे पास आ गया W इक्वल टू K अपना कांस्टेंट है बाहर हमने लिख लिया, और V की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो V की पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। ये हम इसमें लिख सकते हैं V1 से लेके V2 तक। तो नेक्स्ट इसमें हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ कि भाई W एडियाबैटिक के अंदर हमारे पास वैल्यू बनी कि K ओवर 1 माइनस गामा, या माइनस गामा प्लस 1 भी हम लिख सकते हैं, इनटू V की पावर 1 माइनस गामा
V1 टू V2। अब इन लिमिट्स को रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि W एडियाबैटिक जो हमारे पास रिजल्ट चल रहा है उसकी वैल्यू आई थी K/1 माइनस गामा। ठीक है, K/1 माइनस गामा। और अपर लिमिट के साथ रखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हम रख लेते हैं V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस लोअर लिमिट के साथ 1 माइनस गामा। ये हमारे पास वैल्यू हो गई है। एज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस हम लिख सकते हैं कि P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K। तो जो K फैक्टर बाहर था हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो उस केस में मैं लिख सकता हूं कि W एडियाबेटिक हमारे पास जो बनेगा रिजल्ट 1/1 माइनस गामा, अंदर हमारे पास हो गया V2, तो K V2 की पावर 1 माइनस गामा नेगेटिव साइन के साथ K V1 की पावर 1 माइनस गामा। अब दोनों तरफ V1 इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो W एडियाबैटिक हमारे पास आ गया 1/1 माइनस गामा। K की वैल्यू होगी P1 V1 की पावर गामा। K की वैल्यू होगी, जब यहाँ पे V2 है तो V2 लेंगे और V2 की पावर 1 माइनस गामा नेगेटिव साइन के साथ P1 V1 की पावर गामा V1 की पावर 1 माइनस गामा। तो इसमें गामा की पावर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी अपने पास, उनको कट करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो गामा पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे हमने कट कर दी है। और अब मेरे पास सीधी इक्वेशन बचती है। इक्वेशन क्या बच रही है तो देखिए W एडियाबैटिक इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, अंदर अपने पास बच गया भाई P2 V2 और माइनस साइन के साथ P1 V1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू बच जाती है। तो अभी यहाँ पे टेम्परेचर का चेंजमेंट इसमें रहेगा। ठीक है, तो इस पे हम लिख सकते हैं कि एज PV इज इक्वल टू nRT। तो उस केस में मैं लिख सकता हूँ भाई P1 V1 इज इक्वल टू, मोल तो हमने 1 ही लिया था तो टेम्परेचर का जो चेंजमेंट है मैं उसको लिख सकता हूँ RT1 से। सिमिलरली P2 V2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं RT2 से। तो ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट इसमें बनेगा कि W एडियाबैटिक इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा इंटू RT2 माइनस RT1। तो यदि हम इसमें R जो फैक्टर है उसको कांस्टेंट, जो कि गैस कांस्टेंट है, उसको बाहर रखते हैं तो 1 माइनस गामा इंटू T2 माइनस T1। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स हमने यहाँ पे देखे, वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये पार्ट अपना था। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं तो कंपैरिजन ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व्स, इनके जो स्लोप्स हैं उनको हम कंपेयर करने काम करेंगे। तो सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो इसमें इक्वेशन हमने आइडियल गैस की यूटिलाइज करी और PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फैक्टर हम पढ़ के आते हैं इक्वल टू, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो R भी कांस्टेंट है, इसीलिए हमने इसको लिख लिया। अब इक्वेशन को मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई मेरे पास इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएशन हमने वॉल्यूम का कर दिया और एक बार डिफरेंशिएशन हमने किसका कर दिया प्लस VdP इज इक्वल टू 0, क्योंकि दूसरी तरफ जो कॉन्स्टेंट्स है वो वैल्यू कॉन्स्टेंट थी, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं भाई PdV इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया अपने पास माइनस VdP। अब जो स्लोप होता है अपने पास वो किसके इक्वल है तो दैट इज माइनस DP बाय में DV इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P बाय में V, या मैं लिख सकता हूं कि जो स्लोप होगा, स्लोप कौन है दैट इज DP बाय DV।
तो हम लिख सकते हैं कि डी पी बाई डी वी जो स्लोप आया, डी पी ओवर डी वी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी, ये वाला स्लोप अपना किसके लिए आया, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब इसी के लिए हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए चलते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जब आगे जाएंगे तो मैं लिख सकता हूं कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हम पढ़ते हैं कि फॉर एज पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपने पास रहता है। ठीक है, तो वापस से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इट वी हैव, डिफरेंशिएटिंग इट वी हैव, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, तो दैट इज, मैं लिख सकता हूं डिफरेंशिएशन पी एज इट इज, गामा का हम पहले वी की पावर गामा का डिफरेंशिएट करते हैं, तो गामा पावर आगे वी की पावर गामा माइनस वन प्लस अपने पास नेक्स्ट वी की पावर गामा एज इट इज, और डिफरेंशिएशन पी का डी पी इक्वल टू जीरो। तो इसको हम रिलेट करेंगे सेम जैसे लास्ट टाइम हमने इसका निकाला है अभी हमने, तो माइनस वी गामा डी पी। तो सेम स्लोप यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो स्लोप के लिए हमें चाहिए डीपी बाय में डीवी, डीपी बाय में डीवी। तो मैंने इसमें लिखा कि डीपी बाय डीवी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन एज इट इज गामा वी की पावर गामा माइनस वन पी बाय वी की पावर गामा। तो वी की पावर जो गामा है इसको हम कट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास बच गया अभी कि जो स्लोप की वैल्यू आएगी डीपी बाय डीवी इज इक्वल टू माइनस गामा पी बाय वी। तो ये अपना स्लोप आ गया किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं भाई डब्ल्यू एडियाबैटिक जो होगा स्लोप, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, प्रोसेस is much steeper than isothermal process। ठीक है, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं एक प्रकार से कि स्लोप ऑफ डब्ल्यू एडियाबैटिक जो होगा हमारा वो ग्रेटर देन होगा किससे, स्लोप ऑफ डब्ल्यू आइसो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा स्लोप, इसकी वैल्यू कंपेयर करके। नेक्स्ट इनमें जो डिफरेंस पॉइंट है इनको देखने का काम करते हैं। तो ये जो डिफरेंस पॉइंट है एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो देखिए आइसोथर्मल चेंज के अंदर सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट हो, सेकंड ये जो चेंज है वो कैसे होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया। सिस्टम के जो वाल्स हैं वो क्या होनी चाहिए, कंडक्टिंग, ताकि जो भी लॉस हो या फिर गेन हो उसको रिकवर किया जा सके सराउंडिंग के साथ में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइसोथर्मल प्रोसेस में इन्फिनिटी की इक्विवेलेंट होती है। और यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं आइडियल गैस, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। और स्लोप की वैल्यू अभी हमने बनाई थी कि स्लोप डीपी बाई डीवी माइनस पी बाई वी। लास्ट जो फैक्टर कोफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ पी के इक्वल। ठीक है, अब दूसरी तरफ एडियाबैटिक चेंज के लिए चलें तो उसमें हीट जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब जो डी क्यू की वैल्यू अपने पास आएगी वो जीरो, क्योंकि उसमें हम ना तो हीट ऐड करते हैं ना हम उसमें से रिमूव करते हैं। चेंज सडन होना चाहिए। ठीक है, आइडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम की जो वाल्स हैं वो क्या हो, थर्मली इंसुलेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, कि कोई अलाउ नहीं हो, वहां पे कोई परमिट ना करे हीट एनर्जी की मूवमेंट्स के लिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जीरो के इक्वल होती है। तो कांस्टेंट यहाँ पे स्लोप हम निकालते हैं तो माइनस गामा टाइम्स इसका रहेगा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व का। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो इसमें एडियाबैटिक इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू भी हम देखें तो माइनस गामा टाइम्स पी के इक्वल इसकी वैल्यू बनेगी।
नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि भाई इसमें क्या क्या इसकी लिमिटेशंस रह गई हैं। तो इसमें जो मेन पार्ट आता है कि भाई ये एक तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी के बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं देता है कि किस तरफ जो हीट एनर्जी है उसका ट्रांसफर होगा। सेकंड, ये एक्सटेंट ऑफ चेंज के बारे में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि कितना एक्सटेंट चेंजमेंट कितना होगा, उसके बारे में हमें ये कोई भी जानकारी नहीं देता है। उसके बाद ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता कि किन कंडीशंस के अंदर हीट जो है वो कन्वर्ट होगी वर्क की फॉर्म के अंदर, इसके बारे में भी ये कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। लास्टली ये हमें सोर्स के बारे में भी कोई जानकारी नहीं देता कि जो सोर्स है वो हॉट बॉडी है या फिर कोल्ड बॉडी, मीनिंग उसका टेम्परेचर कितना है, उसके बारे में इसकी कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट आगे। हमारे पास आते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो नाम से ही जैसे हम देखें रिवर्सिबल, इसका मतलब वो रिवर्स कर सके, ऐसा प्रोसेस जो अपने इनिशियल स्टेट्स के अंदर वापस आ सके, उसी को हम क्या नाम देते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो रिवर्सिबल कब होगा, जब हम उसको वापस उसकी इनिशियल स्टेट के अंदर सिस्टम और सराउंडिंग को ले जा सकें, वो प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल, और उसके अंदर इनिशियल जो ओरिजिनल स्टेट्स हैं विद नो अदर चेंज, बाकी और कोई पैरामीटर चेंजेस उसके अंदर नहीं आने चाहिए। इसकी जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस क्या क्या होंगी, तो प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो यहाँ पे चलना चाहिए, ठीक है, ये इसमें कंडीशन है अपनी रिवर्सिबल में। सेकंड, प्रेशर डिफरेंस जो हो वर्किंग सब्सटेंस का सराउंडिंग के बीच में वो बहुत ही कम होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ये जो सिस्टम है और सराउंडिंग, इनके बीच में कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेस जो उसकी एनर्जी को लो करने का काम करते हैं, ऐसे फोर्सेस की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, या हम लिख सकते हैं फ्री फ्रॉम डिसिपेटिव फोर्सेस। लास्टली कि एनर्जी का जो भी लॉस है, कंडक्शन हो, कन्वेक्शन हो, रेडिएशन, उसके दौरान इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आना चाहिए। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो जैसे हम कोई स्प्रिंग वगैरह ले सकते हैं, इलास्टिक स्प्रिंग को हम कंप्रेस करें या एक्सपेंड करें स्लोली, ये इसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हो, जैसे इसमें हम एग्जांपल लिखें तो जो कार्नोट साइकिल अपनी होती है, कार्नोट साइकिल, वो भी एक प्रकार से रिवर्सिबल प्रोसेस है। बेसिकली ये रिवर्सिबल प्रोसेस साइक्लिक चेंज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। रिवर्सिबल जो प्रोसेस है वो साइक्लिक चेंजेस के अंदर कवर हो जाते हैं। और यहाँ पे हम कह सकते हैं इलास्टिक जो स्प्रिंग होती है, इलास्टिक स्प्रिंग, कंप्रेस करें हम इसको या फिर एक्सपेंड करें, कंप्रेस और एक्सपेंड स्लोली, यदि ऐसा होता है तो ये प्रोसेस अपने क्या कहलाएंगे, रिवर्सिबल। उसके बाद आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है जिसको हम रिट्रेस ना कर सकें, वापस उसको रिवर्स ना कर सकें, वो क्या कहलाएगा, अपना इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसमें एग्जांपल्स जैसे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अपना एक एग्जांपल बन जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन है वो भी एक एग्जांपल है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और वर्क डन अगेंस्ट जो फ्रिक्शन है, डिसिपेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट जो भी वर्क डन होता है उसको हम रिट्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट उसके बाद जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने पास आता है, तो ये जो लॉ है ये एक प्रकार से नेगेटिव फॉर्म के अंदर है, ठीक है ना। आप इसमें ध्यान रख सकते हो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किसके अंदर है, बेसिकली नेगेटिव फॉर्म के अंदर है। हम इसको समझ सकते हैं भाई नेगेटिव इन फॉर्म। अब इसका मतलब क्या हुआ नेगेटिव फॉर्म का, इसमें हम दो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, एक कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और एक अपनी क्लोसियस स्टेटमेंट। तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताया गया कि भाई ये इम्पॉसिबल है टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन, एक ऐसा हीट इंजन बनाना जो रिजर्वायर से जितनी भी उसने मतलब एनर्जी अब्जॉर्व करी उसको 100% यूजफुल वर्क के अंदर वो कन्वर्ट कर सके। इसका मतलब यही है कि भाई जब भी हम एनर्जी, जितनी भी एनर्जी हम लेते हैं वो सारी की सारी यूजफुल वर्क डन के अंदर यूटिलाइज नहीं की जा सकती, कुछ एनर्जी सिंक के अंदर रिलीज हो जाती है जो कि लॉस हो गई है उसके अंदर, ठीक है। सेकेंडली क्लोसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो क्लोसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताया कि किसी भी सेल्फ एक्टिंग मशीन के लिए हम यदि उसको बिना बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट उसके ऊपर नहीं लगाते हैं तो हम लोअर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी की तरफ एनर्जी की मूवमेंट नहीं करवा सकते हैं। तो स्टेटमेंट यही थी कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी या एजेंट एक्सटर्नल एनर्जी टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट
टू एनर्जी ट्रांसफर हीट फ्रॉम बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट हायर टेम्परेचर। इसका मतलब हम बिना कोई सेल्फ एक्टिंग मशीन के एक्सटर्नली सराउंडिंग से हम कोई भी एक्सटर्नल एजेंट यदि नहीं लेके चलेंगे तो हम एनर्जी लोअर बॉडी से हायर बॉडी टेम्परेचर के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये अपना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस हमने देखे। तो इतना पार्ट अपना यूजफुल है नीट के लिए। बाकी कार्नोट साइकिल वगैरह, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, ये सब अपने पार्ट से एक्सक्लूडेड है, तो उनको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं फिलहाल। बाकी ऑन डिमांड यदि रहेगा तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं।